नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से एक एक्सरे कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक्सरे बहुत जल्दी हो जाए। इसके लिए राहुल गांधी ने आज बहुत सारे नंबर उछाले। वो पहले एक पब्लिक मीटिंग में बोले, फिर एक लंबा सा लेख लिख दिया। 90% ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, बहुजन, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस, प्रोग्रेस, रिजर्वेशन, ये सब राहुल गांधी के लेख के कीवर्ड्स हैं। पहली बार राहुल के लेख पे मायावती का बहुजन शब्द आया। नरेंद्र मोदी ने आज एक फैसला कर दिया। बात नंबर की है, टारगेट पर भी नंबर ही है। आज किसका क्या नंबर है और अगर आज चुनाव हो जाए तो किसे क्या नंबर मिलेगा, डिटेल रिपोर्ट यहां है। कास्ट, कोलिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसस एंड को सेंसस, यानी जाति, गठबंधन, संविधान, जनगणना और सर्वसम्मति। क्या नरेंद्र मोदी और मोदी की पार्टी इन 5 सी के चक्कर में फंस गई है? देख रहा है, एक अकेला नरेंद्र मोदी अब ये रिपीट नहीं करते। मोदी अब इस तरह सीना नहीं ठोकते। देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पॉलिटिकल कोलिशन से निपटना नरेंद्र मोदी को अच्छे से आता है, लेकिन चुनाव में कास्ट का कोलिशन बना तो दिक्कत हो गई। मोदी 400 पार क्यों नहीं कर पाए? इस सवाल पर क्विक रिस्पांस ये है कि लोकसभा चुनाव में दलित, ओबीसी और मुस्लिम का गठजोड़ मोदी के अगेंस्ट हो गया तो पावर बैलेंस बिगड़ गया। 10 साल के एक छत्र राज के बाद बीजेपी का सामना कास्ट रियलिटी से हुआ। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ गया तो बात सीरियस हो गई। नरेंद्र मोदी अब संविधान को माथे से लगा कर रखते हैं। संविधान के आगे प्रधानमंत्री पहले भी सिर झुकाते थे, लेकिन तब की बात अलग थी। अब की बात अलग है। मोदी की पार्टी में से कोई भी नेता अब संविधान बदलने वाली बात नहीं करता। और हमारा लक्ष्य इसको बचाने का है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का प्रोटेक्शन है, किसानों का, मजदूरों का ये प्रोटेक्शन है। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये। वैसे तो कंसेंसस बनाकर पहले भी संविधान में संशोधन हुए हैं। पूरे 106 बार संविधान बदला गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स का सेटअप ऐसा बनाया है कि कॉन्सेंसस बनाते हुए दिखना भी एक तरह का सेटबैक है। वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला आया तो उसे भी इसे नजरिए से देखा गया। बड़ी बड़ी बातें बीजेपी नहीं, अब कांग्रेस के नेता करते हैं। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। सर्वे करने वाले कहते हैं कि मोदी का ग्राफ गिर रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ चढ़ रहा है। एक अंग्रेजी मैगजीन के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच लोकप्रियता का फासला कम हो गया है। इंडिया टुडे सी वोटर के मुताबिक
मोदी को 49% लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि 22% लोगों की पसंद राहुल गांधी है। दोनों के बीच 27% का अंतर है। 6 महीने पहले ये अंतर 41% था। फरवरी में मोदी की लोकप्रियता 55% पर थी तो राहुल केवल 14% पर थे। CSDS लोकनीति सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी रेटिंग का गैप और कम हो गया है। CSDS लोकनीति के मुताबिक नरेंद्र मोदी 41% लोगों की पसंद है तो राहुल गांधी को 27% लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 4 जून को आया नतीजा कोई तुक्का नहीं था, ये भी सर्वे कह रहा है। अगर 2024 वाले लोकसभा चुनाव आज होते तो बीजेपी 244 सीटें ही जीत पाती, यानी 4 जून को आए नतीजे से उसे 4 सीटें ज्यादा मिल सकती थीं, जबकि आज चुनाव होने पर कांग्रेस को 106 सीटें मिलती, जो 4 जून को आए नतीजे से 7 सीटें अधिक होती। किसने सोचा था कि पवार फैमिली इस तरह बारिश में भीगकर प्रोटेस्ट करने आएगी, लेकिन ये हो रहा है। मातोश्री से निकलकर ठाकरे परिवार भी सड़क पर बैठा है। बहाना भले ही बदलापुर का है, निशाना नरेंद्र मोदी पर है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से लेकर हुड्डा और सचिन पायलट तक, स्टालिन से लेकर उद्धव ठाकरे तक अपोजिशन को एक नई तरह की एनर्जी मिली है। 2024 ने अपोजिशन को एक बूस्ट अप डोज दे दिया है। ये सारी की सारी संस्थाएं कहां से आई? ये इधर से आई। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगा। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का काम है। ये आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हम कर रहे हैं जाति जनगणना के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसको 10% ने नहीं बनाया, इसको 100% ने बनाया। इन सब के बीच पाकिस्तान आ गया है। श्रीनगर में राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला मिले तो बीजेपी को मौका मिल गया। क्या कांग्रेस पाकिस्तान से बात करना चाहती है? क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाना चाहती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आरक्षण खत्म करना चाहती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाना चाहती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडा फहराना चाहती है? ये सारे सवाल और इस जैसे दूसरे और भी कई सवाल बीजेपी पूछ रही है। कांग्रेस पर पाकिस्तान वाली मिसाइल चलाने का चार्ज खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने लिया। अमित शाह के बाद बीजेपी के सारे नेता उसी लाइन पर बोल रहे हैं। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के
घोषणा का समर्थन करती है। 370 और पाकिस्तान पर नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो घोषित करते समय उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर बड़ी बात कह दी थी। एक नया कश्मीर, जिस नया कश्मीर का एक जो हमें विरासत में बाबा कौम शेर कश्मीर ने हमारे हवाले किया, तब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था? क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीज़ें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, अब हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। 370 पर बात करना फारूक अब्दुल्ला की मजबूरी है। 370 पर बात करना उमर अब्दुल्ला की मजबूरी है और अब्दुल्ला के साथ गठजोड़ बनाकर चलना कांग्रेस की मजबूरी है। राहुल गांधी अब्दुल्ला से हाथ मिला रहे हैं। अपने लोकल लीडर्स की नाराजगी के बाद भी राहुल ऐसा कर रहे हैं। अभी पहले दौर की 24 सीटों पर सीट शेयरिंग फाइनल हुई है। मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। 370 पर बात करना महबूबा मुफ्ती की भी मजबूरी है। महबूबा आज पीडीपी का मैनिफेस्टो जारी करने आई तो सबसे ज्यादा सवाल इसी पर हुए कि 370 पर महबूबा का रुख क्या रहता है। जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है। महबूबा ने 370 पर पहले अपना सॉफ्ट अप्रोच दिखाया, मगर सवाल पूछा गया तो 370 पर महबूबा का अप्रोच कड़ा हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है, मैंने कहा 370 हटाने की वजह से इस मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। बीजेपी नेशनलिज्म के इशू पर कांग्रेस को फंसाना चाहती है। कश्मीर और 370 के इशू को बीजेपी ने बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत प्रयास के बाद राष्ट्रवाद के साथ अटैच किया है। वो इसे पकड़ कर रखेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो पर बात करने से बीजेपी को फायदा नहीं है। कांग्रेस के इरादे पर बात करने में ही बीजेपी को फायदा है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ऐसे सवाल पर डक कर जाती है। राहुल फट से कास्ट सेंसस वाले मुद्दे पर स्विच कर जाते हैं। राहुल गांधी प्रयागराज में हो रहे संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे तो वहां भी उन्होंने जाति की ही बात की। हमने सिर्फ ये बोला कि भैया हमें डेटा चाहिए, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, और कौन सी संस्थाओं में बैठे हैं, बिजनेस में कितने हैं, बॉलीवुड में कितने हैं, मिस इंडिया में कितने हैं, बस अब पता लगाना चाह रहे हैं। सारे के सारे मीडिया वाले मोदी जी कहते हैं नहीं भैया पता नहीं लगा, देश को बांट रहे हो। भाई 90% की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो देश को बांट रहे हैं। कैसे देश को बांट रहे हैं? मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया
90% लोगों के पास भागीदारी है, हाँ या ना, चेक करो, कहते नहीं देश को बांट लो। राहुल के मंच पर लगाई गई तस्वीरों पर ध्यान दें। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद और चंद्रजीत यादव। इन नेताओं की पहचान पिछड़ा पॉलिटिक्स से रही है। ये पिछड़ों के नेता हैं। राहुल का मोटो अभी वही है, पिछड़ा वोट से ही राहुल का ग्राफ बढ़ सकता है। अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और मुस्लिम कोalition को पीडीए का नाम दे दिया। राहुल गांधी ने कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और राहुल गांधी यूपी में वोटर्स को ये समझाने में बहुत हद तक सफल हो गए कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है और केवल सवर्णों के हित के बारे में सोचती है। नतीजा ये है कि चुनाव के बाद बीजेपी ओबीसी और दलित आउटरीच पर सबसे ज्यादा एनर्जी खपा रही है। जरा सोच कर देखिए, अगर मोदी 400 सीटों के साथ सत्ता में आते तो क्या लैटरल एंट्री पर ब्रेक लगता? यकीनन तब विपक्ष के पास न तो विरोध करने की हिम्मत होती, न मोदी की कोई मजबूरी होती। टॉप ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री कांग्रेस, जनता दल, यहां तक कि 1977-79 वाली जनता पार्टी की सरकार ने भी की थी। नरसिंह राव की अल्पमत वाली सरकार ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को बाहर से लाकर सीधे फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया था। योग्यता को वरीयता देने का वो विशेषाधिकार अब मोदी सरकार कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लैटरल एंट्री का रूट आगे भी खुलेगा, लेकिन उसमें आरक्षण वाली शर्त जुड़ी होगी। 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी को। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है। 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0, अब हुई नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या मतलब? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। हमारा लक्ष्य है, जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं। देश में आबादी की गिनती होने वाली है। ये गिनती 2021 में ही होती, लेकिन कोरोना महामारी ने सेंसस पर ब्रेक लगा दिया। जनगणना का ऐलान होने से पहले राहुल गांधी जाति की गिनती की डिमांड कर रहे हैं। बिहार में जातियों की गिनती हो चुकी है, कर्नाटक में भी जाति गणना हुई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वहां के डेटा रिलीज नहीं कर रही। राहुल गांधी पूरे देश में जाति गिनती की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार अब तक जाति जनगणना से इनकार करती रही है, लेकिन बदले हुए हालात में केंद्र सरकार जाति गणना करा भी सकती है। इसके लिए ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस सेंसस के फॉर्म में 1-2 कैप्शन ऐड करने पड़ेंगे। अगर जातियों की गिनती होने लगी तो इसके 2 पहलू होंगे। विरोधी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। मोदी का फायदा ये होगा कि वो विरोधियों के हाथ से ये मुद्दा छीन लेंगे। जाति गणना होगी तो रिकॉर्ड में यही लिखा जाएगा कि जाति गिनती मोदी ने कराई। जाति गिनती होगी या नहीं होगी, सरकार ने इसे टॉप सीक्रेट रखा है। सर, डेकेडल सेंसस का एक सवाल है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या उस पे कोई क्या? सर, सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी से करो। जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। जी सर, इससे जुड़ा एक और वो सवाल का जवाब इसी में आ ही गया। मुझे मालूम है तुम नेक्स्ट क्या पूछने वाले हो, बैठ जाओ। जाति सियासत की सबसे बड़ी सच्चाई है, बीजेपी ने धर्म को आगे करके जाति को पीछे रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अब वही बीजेपी जाति को आगे कर रही है, क्योंकि जाति गणित सधेगा तभी बीजेपी महाराष्ट्र जीत पाएगी। जाति गणित से ही बीजेपी हरियाणा जीत पाएगी, और जाति का हिसाब किताब ठीक करके ही बीजेपी अगले साल बिहार भी जीत पाएगी।